गुड डे एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 ऑफ क्लास 8 द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट्स सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं ऊपर पिक्चर में क्या दिखा रहा है। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉल्ट यानी कि नमक जो है वो दिखा रहा है। ये टोटल पूरा जो कहानी है जो हम लोग ने बहुत पहले भी पढ़ रखी है, नमक सत्याग्रह के बारे में, जहाँ जिस वक्त गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, जो डांडी मार्च किया था, उसके बारे में यहाँ पर इस ऊपर वाली इमेज में दिखाया गया है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं प्रोब एंड पॉन्डर। व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन द पिक्चर अबव? पिक्चर में क्या हो रहा है? ऊपर गांधी जी दिख रहे हैं, गांधी जी नमक उठा रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा नमक के बारे में कुछ और हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि नमक वो उठा रहे हैं, और नमक कहाँ से बनता है? समंदर से बनता है। ऐसे सब कुछ चंद चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही है। What happens when you add too much sugar to your tea and it stops dissolving? How can you solve this problem? क्या होगा अगर आपने ज़्यादा शुगर अपनी टी में डाल दी, चाय में अपने ज़्यादा शक्कर डाल दी, तो क्या होगा? अगर वो डिज़ोल्व होना काम मतलब अगर वो डिज़ोल्व ना हो, यानी कि अगर वो डिज़ोल्व होना बंद कर दे, और उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? Why do sugar and salt dissolve in water but not in oil? क्यों शुगर और सॉल्ट डिजॉल्व होता है पानी में लेकिन ऑयल में नहीं? Why water considered a good solvent? क्यों पानी ही एक गुड सॉल्वेंट कंसिडर किया जाता है? सॉल्वेंट मतलब क्या है? जिसमें कोई भी चीज़ हम लोग डिजॉल्व करें। Why are water bottles usually tall? वाटर बॉटल हमेशा टॉल यानी कि लंबे क्यों होते हैं? एंड सिलेंड्रिकल इन शेप। सिलेंड्रिकल मतलब थोड़े सिलेंड्रिकल, तो शेप तो पता है सब लोगों को, सिलेंड्रिकल ही वैसे शेप में क्यों होते हैं इंस्टेड ऑफ स्पेरिकल? स्पेरिकल मतलब गोल क्यों होते हैं, गोल क्यों नहीं होते, और लंबे क्यों होते हैं? ओके, ये सारा है प्रोब एंड पॉन्डर। नेक्स्ट देखते हैं, यू मस्ट हैव टेकन एन ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, यानी कि ORS। आप लोगों ने जब भी बीमार हो, डिहाइड्रेशन यानी कि आपको कभी भी कुछ भी डायरिया वगैरह कुछ ऐसा हो गया है, आपके बॉडी में पानी की कमी हो गई हो, तो आपके डॉक्टर ने आपको ORS दिया होगा। वो क्या है? उसका ORS करके हम लोग पहले से बोल रहे थे, लेकिन ORS का फुल फॉर्म क्या है? आप लोगों में से सबको पता हो, कुछ लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है वो और देख लो। ओरल रिहाइड्रेशन solution. Okay. At some time in your life, you all must have taken an ORS. कभी भी आप लोगों ने ORS लिया होगा अपनी जिंदगी में। ORS is used to treat dehydration by keeping your body hydrated. ORS किस लिए यूज होता है? टू ट्रीट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब हमारी बॉडी में से अगर पानी की कमी हो जाए तो उसको दूर करने के लिए ये ORS दिया जाता है, ताकि हमारी बॉडी फिर से हाइड्रेटेड हो जाए, यानी कि पानी की जो कमी हमारी बॉडी में है वो दूर हो जाए। यू हैव लर्न टू प्रिपेयर ORS एट होम इन क्यूरियोसिटी। आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को याद भी होगा कि ORS को घर में कैसे बनाते हैं। ये आप लोगों ने अपने क्लास 6 में पढ़ा था कि कितनी अमाउंट ऑफ शुगर डालनी है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट डालना है, और कितना अमाउंट ऑफ पानी डालना है, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा। You may have wondered why every sip of your homemade ORS tastes the same no matter how much you drink it. आप लोग हैरान हो जाएंगे कि आप लोगों को पता है, आप लोग जब भी आपका घर में जो बनाया हुआ ORS है, अगर उसको पी लेंगे तो वो सेम टेस्ट करेगा। जैसे आप बाहर से मंगवा कर ORS पीते हैं ना, वैसे ही वो सेम टेस्ट करेगा। नो मैटर हाउ मच यू, मतलब जितना भी आप उसको जितने टाइम भी आप उसको सिप करके देखोगे, आपको लगेगा कि वो सेम ही बना है, राइट? यानी कि शुगर और सॉल्ट आपने डाली है, लेकिन शुगर का टेस्ट आपको अलग नहीं आएगा और सॉल्ट का टेस्ट आपको अलग नहीं आएगा। इट टेस्ट द सेम। व्हाई डज इट नॉट टेस्ट सॉल्टी इन वन सिप एंड स्वीट इन अनदर? क्यों ऐसा नहीं होता कि एक सिप में आपको सॉल्ट का टेस्ट है और एक सिप में आपको शुगर का यानी कि स्वीट टेस्ट है? This is because when you add sugar in the salt to water,
sugar and the salt water, they form a mixture. वो क्या करते हैं, एक मिक्सचर फॉर्म कर देते हैं, इन विच द कॉम्पोनेंट्स आर इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट. उसमें क्या होता है, कॉम्पोनेंट्स इवेंचुअली मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. मतलब पानी में हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी सी गैप्स होती हैं, यानी कि थोड़े से स्पेसेस होती हैं. तो उन स्पेसेस में ये कॉम्पोनेंट ये वाले जो शुगर एंड सॉल्ट कंपोनेंट्स है वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इवनली. तो इसीलिए हम लोगों को सॉल्ट का अलग टेस्ट और शुगर का अलग टेस्ट नहीं आता. कैन यू प्रिडिक्ट वेदर दिस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म और नॉट. क्या आप लोग बोल सकते हैं कि ये मिक्सचर यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? What happens when chalk powder is mixed with water? Does it form a uniform mixture? क्या होगा अगर मैं चॉक पाउडर को मिक्स कर दूं पानी से, क्या वो यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाएगा? When salt and sugar are mixed with water, a uniform mixture is formed. Whereas when chalk powder or salt or sawdust is mixed with water, the components are not evenly distributed. Such mixtures are known as non-uniform mixture. तो जब हम लोग शुगर और सॉल्ट को मिक्स करें, किसमें, पानी में, तो वो क्या बनाएगा, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाएगा. यूनिफॉर्म मतलब क्या है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आप स्कूल में आप जाते हैं तो आप यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ताकि सब लोग सेम लगे, राइट. तो ऐसे ही जब हम शुगर और सॉल्ट डालते हैं, यानी नमक और चीनी डालते हैं पानी में, तो वो क्या हो जाता है, इवनली मिक्स हो जाते हैं, जिससे कि हमें पता ही नहीं चलता कि वाटर कहाँ है, सॉल्ट कहाँ है और शुगर कहाँ है. हम लोग उन लोगों के बीच में डिफरेंस पता नहीं कर पाते, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मिक्सचर. जैसे कि हम लोग स्कूल में भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, अगर सारे बच्चे खड़े हैं, अगर हम लोगों को उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या हम लोग उनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे? नहीं. वैसे ही यहाँ पर शुगर और सॉल्ट सोल्यूशन अगर बनाए हैं, अगर शुगर और सॉल्ट को पानी में डाले हैं, तो हम लोग उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि इसमें शुगर है, इसमें सॉल्ट. ओके, ऐसे टाइप ऑफ मिक्सचर को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर. नाउ व्हेन चॉक पाउडर, अगर चॉक पाउडर या फिर मिट्टी यानी कि मतलब रेत, सैंड और सॉडस्ट अगर हम लोग मिक्स कर दें, किसमें, वाटर में, तो क्या वो कंपोनेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे? नहीं, क्योंकि वो कंपोनेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे नहीं. जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ऊपर वाली इमेज देखो जिसमें शुगर और सॉल्ट और वाटर डाला है, इसमें हम लोग क्या डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि क्या क्या है? नहीं. लेकिन यहाँ पर है सैंड वाला पानी और सॉडस्ट, तो क्या हम लोग पार्टिकल्स देख पा रहे हैं? ये रहे सैंड पार्टिकल, यहाँ ऊपर रहे सॉडस्ट वाले. तो इन दोनों को हम लोग देख सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला इसके अंदर सैंड आ रही है और इसके अंदर सॉडस्ट, तो ये वाला क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, जिसको हम लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, दोनों अलग अलग अभी भी दिखाई दे रहे हैं. ओके, now let us explore the science of mixing things together. अभी हम लोग देखेंगे let us explore the science of mixing things together. हम लोग देखेंगे कि साइंस क्या है, दो चीज़ों को मिक्स करने के पीछे का साइंस क्या है. What are solute, solvent and solution? ये हम लोगों ने अभी तो चैप्टर नेम पढ़ा है, अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. लेकिन सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूशन क्या है? Uniform mixture such as that of a salt or sugar and water is called a solution. तो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है, यूनिफॉर्म मिक्सचर मतलब जिसके हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते दो कंपोनेंट्स को, सच दैट जिसमें शुगर और सॉल्ट और वाटर अगर मिक्स है तो वो क्या बनाएगा, सोल्यूशन. एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है
सच दैट इसमें क्या क्या है, सॉल्ट है और शुगर है और वाटर है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक सोल्यूशन बोलेंगे। यानी कि दो कंपोनेंट, यानी कि कोई भी एक या दो कंपोनेंट उस एक दूसरे कंपोनेंट में मिक्स है, यानी कि पानी में शुगर और सॉल्ट मिक्स है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूशन। व्हेनेवर ए सॉलिड इज मिक्स्ड विद अ लिक्विड, जब भी एक सॉलिड एक लिक्विड में मिक्स होगा तो वो क्या बनाएगा, सोल्यूशन। तो अब यहाँ ऊपर वाले केस में क्या है, कौन सा है, एक सॉल्ट जो है, सॉल्ट या फिर शुगर, ये दोनों क्या है, सॉलिड है, ये दोनों क्या है, सॉलिड है। ये दोनों है सॉलिड। तो ये और वाटर क्या है, लिक्विड है, तो वो क्या बनाएगा, सोल्यूशन। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक तो सॉलिड है एक लिक्विड है, तो वो दोनों अगर मिक्स होंगे तो बनाएंगे सोल्यूशन। द सॉलिड कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉलिड, और सॉलिड कंपोनेंट जो है वो क्या है, सॉल्यूट, और जो लिक्विड कंपोनेंट है वो क्या है, सॉल्वेंट। द सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूट ही है जो डिजॉल्व होगा किसमें, सॉल्वेंट में, क्या बनाने के लिए, सॉल्यूशन। नीचे देखो आप इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स अस सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होंगे तो हमें क्या देगा, वो देगा हमें सॉल्यूशन। When a solution is formed by mixing two liquids, जब भी solution बनेगा दो liquids को mix करने से, it is not always clear which substance is dissolving the other। अगर दो लिक्विड यूज किए हैं तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा किस में डिजॉल्व हो रहा है। एक लिक्विड ए, अगर लिक्विड बी हम लोग लिए हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी, तो हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा लिक्विड किस में डिजॉल्व हो रहा है। In such cases, the substance present in smaller amount is called the solid। तो ऐसे केसेस में अगर लिक्विड 1 है 5 ml और लिक्विड 2 है 10 ml, तो 5 ml वाला जो होगा वो होगा सॉल्वेंट, 2 ml वाला जो होगा वो होगा 1 ml वाला जो होगा वो होगा सॉल्यूट, 2 ml वाला जो होगा वो होगा सॉल्वेंट। जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो होगा सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में होगा वो होगा सॉल्यूट। नेक्स्ट, वी नो एयर इज अ मिक्सचर, air is a mixture, would a mixture of gases also be considered a solution? क्या हम लोग गैसेस को भी सोल्यूशन कंसिडर कर पाएंगे, कर सकते हैं। जस्ट एज वाटर कैन एक्ट एज अ सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर एक्ट कर सकता है सॉल्वेंट की तरह लिक्विड सोल्यूशन। तो अब अगर हम लोग दो लिक्विड्स ले रहे हैं तो एक एक्ट कर रहा है सॉलिड, एक एक्ट कर रहा है सॉल्वेंट की तरह, एक एक्ट कर रहा है सॉल्यूट की तरह। तो क्या ऐसे ही गैसेस भी एक्ट कर सकते हैं। गैसेस कैन ऑल्सो फॉर्म द सोल्यूशन विथ एयर बीइंग ए कॉमन एग्जाम्पल। तो गैसेस भी फॉर्म कर सकते हैं सोल्यूशन, कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कॉमन बाय मिक्सिंग ऑफ एयर, एयर ले सकते हैं एक एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि एयर में क्या है, मिक्सचर, बहुत सारे मिक्सर्स ऑफ गैसेस है। तो एक अगर एक गैस ज़्यादा अमाउंट में है और दूसरी गैस कम अमाउंट में है तो वो फॉर्म क्या करेगी, एक सोल्यूशन फॉर्म करेगी। एयर इज अ गैसियस सोल्यूशन, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एयर इज अ गैसियस सोल्यूशन। सिंस नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द एयर, अगर हम लोग कहें कि नाइट्रोजन लार्जेस्ट अमाउंट में है, जो कि है ही, इट इज कंसिडर्ड एज अ सॉल्वेंट, तो नाइट्रोजन को क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, एक सॉल्वेंट। वाइल ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, ताकि सारे अदर गैसेस, यानी कि जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और दूसरे गैसेस वो कम अमाउंट में है कंपेयर करने से नाइट्रोजन के, वो नाइट्रोजन से कम अमाउंट में है, तो वो लोग क्या है, सॉल्यूट, और नाइट्रोजन क्या है, सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट, एवर हर्ड ऑफ, क्या आप लोगों ने सुना है, द चाशनी, शुगर सिरप ऑफ इंडियन स्वीट, गुलाब जामुन के बारे में तो सब लोगों ने सुना होगा।
और जिसमें रस होता है नीचे जो होता है ना, वो क्या होता है, चाशनी, जो शुगर सिरप होता है, यानी कि पानी में शक्कर डाल के उसको बॉईल किया जाता है, वो उसका बेस होता है, उसमें ही गुलाब जामुन डाले होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चाशनी। The chashni, sugar syrup of Indian sweet gulab jamun is made up of a large amount of sugar salt. तो वो किससे बना होता है, चाशनी शुगर से बनी होती है। वो किस में डिजॉल्व हुआ होता है, इन अ वाटर। सॉलिड क्या है, शुगर, किस में डिजॉल्व हुआ है, वाटर। कौन सा है, शुगर सॉलिड है और वाटर क्या है, लिक्विड है। सो हाउएवर द वाटर इज स्टिल कंसिडर्ड एज द सॉल्वेंट एंड शुगर एज द सॉलिड। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में क्या यूज़ हुआ है, शुगर, बट हम लोग यहाँ पर किसको सॉल्वेंट बोलेंगे, वाटर को ही, क्योंकि जब हम लोग एक सॉलिड और एक लिक्विड लेंगे तो सॉलिड ऑलवेज बी द सॉल्यूट एंड liquid always be the solvent. Okay, next, how much solute can a fixed amount of a solvent dissolve? कितना solute एक fixed amount of solvent dissolve करेगा। Activity 9.1, let us investigate. Take a clean glass tumbler and fill it half with water. एक clean glass tumbler ले लो और उसको fill करो कितना, half with water, आधा उसको पानी से भर दो। Add 1 spoon of salt into it. एक चम्मच उसमें नमक डालो और उसको स्टिर करो। स्टिर मतलब उसको मिक्स करो। मिक्स इट वेल टिल इट डिजॉल्व। उसको मिक्स करो ताकि वो completely डिजॉल्व हो जाए। Gradually add a spoonful of salt into the glass tumbler. फिर क्या करो उसके बाद, gradually add करते ही जाओ spoonful of salt into the glass tumbler and stir. जैसे कि एक चम्मच डिजॉल्व हो गया, मिक्स हो गया अच्छे से कम्प्लीटली, फिर उसके बाद ले लो एक और चम्मच ऐड करो, अगर दूसरा चम्मच भी फिर से मिक्स हो गया, फिर तीसरा चम्मच, ऐसे करते ग्रेजुअली ऐड करते जाओ। ऑब्जर्व हाउ मेनी स्पून्स ऑफ सॉल्ट you can add before it stops dissolving completely. तो ये ऑब्जर्व करो कि कितने स्पून साल्ट आप डाल पाओगे किसमें पानी में, जब तक कि वो उसके अंदर मिक्स होना यानी कि डिजॉल्व होना बंद ना कर दे। उसको करना है रिकॉर्ड। यहाँ पर नीचे टेबल गिवन है, उस टेबल में आपको रिकॉर्ड करना है। सी रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 9.1। जैसे कि हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्ट टेकन इन अ टीस्पून, ऑब्जर्वेशन सॉल्ट डिजॉल्व, सॉल्ट डज नॉट डिजॉल्व। अगर 1 टीस्पून में 1 टीस्पून डिजॉल्व हो गया तो लिखना है आपको सॉल्ट डिजॉल्व। अगर 2 टीस्पून में भी हो गया तो लिखना है सॉल्ट डिजॉल्व। 3 टीस्पून भी हो गया है तो लिखना है डिजॉल्व। 4 भी हो गया तो लिखना है डिजॉल्व। 5 भी हो गया तो लिखना है डिजॉल्व। 6 भी हो गया तो लिखना है डिजॉल्व। अगर आपका 6 डिजॉल्व नहीं हुआ है, ग्रेजुअली वो अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड करेगा कि कितने टीस्पून आप डाल रहे हैं, वो डिजॉल्व हो या ना हो। तो अगर वो डिजॉल्व हो गए, इसका मतलब ये है कि दैट अमाउंट ऑफ वाटर, उतना अमाउंट ऑफ वाटर में कितना टीस्पून डिजॉल्व करेगा, 6। ओके, नेक्स्ट, some discussion point. How many spoons of salt were you able to dissolve before some of it remained undissolved? तो कितने स्पून सॉल्ट आपने डाली जब तक कि वो अनडिजॉल्व रह गया। तो अगर आपका 6 टीस्पून डिजॉल्व नहीं हुआ तो उससे पहले आपने कितने डाले, 5, तो आपको लिखना होगा 5। What does this indicate about the capacity of water to dissolve salt? तो ये क्या बताएगा कि कितनी कैपेसिटी है वाटर की, कितने टीस्पून वो डिजॉल्व कर पाएगा, 5। नेक्स्ट, you might have observed that initially the salt completely dissolved in the water, forming a solution. After adding a few more spoons of salt, a stage comes
when the added sugar does not dissolve completely and the undissolved salt settles at the bottom. This indicates the water can no longer dissolve any more salt because it has reached its limit. तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा इनिशियल यानी कि पहले पहले सॉल्ट जो रहती ना वो कंप्लीट डिजॉल्व हो जाती, फॉर्मिंग अ सोल्यूशन फॉर्म कर देती. आफ्टर एडिंग अ फ्यू मोर स्पून, आप बाद में आप जब थोड़े और स्पून ऐड करते हैं तो एक स्टेज ऐसा आता है जब आप जितनी सॉल्ट ऐड किए ना वो डिजॉल्व नहीं होगी कंप्लीटली और वो रहेगी अनडिजॉल्व और वो कहाँ नीचे जाके सेटल हो जाएगी, एट द बॉटम. ये क्या इंडिकेट करता है कि वाटर हैज नो लॉन्गर डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट, मतलब पानी अभी और जितनी भी आप सॉल्ट डालेंगे उसको डिजॉल्व नहीं करेगा क्योंकि वो क्या हो गया, उसका लिमिट ख़त्म हो गया, यानी कि जितना वो डिजॉल्व कर सकता था उतना वो डिजॉल्व कर लिया अब और उसका डिजॉल्व नहीं होगा. The solution in which more solute can be dissolved at a given temperature is called an unsaturated solution. तो जो solution ज़्यादा solute dissolve कर सकता है उसको क्या बोलेंगे, unsaturated solution. और जो solute, however, when the solute stops dissolving and began to settle at the bottom, the solution is called saturated solution at that particular temperature. So, however, मतलब जो solute dissolve कर सकता है और solid particle को वो है unsaturated solution और जो dissolve नहीं कर पाता जिसके नीचे वो bottom में वो settle हो जाएंगे solid यानी कि solute particle, वो है saturated solution at that particular temperature. मतलब उतने ही टेम्परेचर में, जितने टेम्परेचर में पहले एक स्पून डाला था और मिक्स वो डिजॉल्व हो गया था, उतने ही टेम्परेचर में अगर हम लोग मिक्स करते जाएं और एक स्टेज ऐसा आए जब वो डिजॉल्व ना हो तो वो होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ये वाला दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ सेटल डाउन दिख रहा है, मतलब कोई भी सॉल्ट पार्टिकल दिख रहा है नहीं, तो ये है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और ये वाला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. The amount of solute present in a fixed quantity of a solution or a solvent is termed as its concentration. So जो amount solute, जितना अमाउंट का सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है या फिर एक सॉल्वेंट में जितना क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन. डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a fixed quantity of solution, it can be called a dilute solution. मतलब ये डिपेंड करता है, अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, मतलब जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसके अंदर प्रेजेंट है वो फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन है, उसके अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन. यानी कि अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है सॉल्यूट, कितना भी अमाउंट में वो प्रेजेंट है तो उसका सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होगा. अगर सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में, यानी कि सॉल्वेंट में सॉलिड का ज़्यादा अमाउंट है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन. और जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को, अगर उस सॉल्यूशन में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन. सो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. इसमें अगर हम लोग बोलें, अगर मैं बोलूँ कि ये वाला सॉल्यूशन जो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो इसमें क्या है, सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है. अगर मैं बोलूँ डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट का अमाउंट कम है लेकिन सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है. सो वन कैन से in activity 9.1, the solution obtained by dissolving 1 spoon of salt is dilute as compared to that
obtained by dissolving 2 or more spoons of salt। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि पहले वाली जो एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा है कि 1 टीस्पून साल्ट जब हम लोगों ने डाला था तो वो कम्प्लीटली मिक्स हो गया था। तो उसमें क्या था, सॉल्यूट का अमाउंट कम था और सॉल्वेंट का अमाउंट था ज़्यादा। तो वो वाला सोल्यूशन क्या था, वो वाला सोल्यूशन था कॉन्सेंट्रेटेड या नॉन डाइल्यूट सोल्यूशन। नहीं, वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं था, वो था डाइल्यूट सोल्यूशन, क्योंकि उसमें क्या था, अमाउंट, यहाँ पे देखो डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब क्या, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें क्या था, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट था, तो ये वाला था डाइल्यूट सोल्यूशन। लेकिन इसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है, तो ये क्या है, ये है concentrated solution। So can you reflect which solution is more concentrated, 2 spoons of salt in 100 ml of water or 4 spoons of salt in 50 ml of water। तो अब इन दोनों सोल्यूशन में आप बताओ कि कौन सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पर है 2 स्पून सॉल्ट, कितने ml वाटर में, 100 ml वाटर में। यहाँ पर है 4 स्पून, 4 स्पून सॉल्ट, कितने ml में, 50 ml में। तो कौन सा ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा होगा और डाइल्यूट कौन सा होगा। ऑब्वियसली जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है। यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है और यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है, तो ये वाला होगा डाइल्यूट और ये वाला होगा कॉन्सेंट्रेटेड। From activity 9.1, we can say that the maximum amount of solute that dissolve in a fixed quantity of solute is called its solubility। Solubility क्या है, मैक्सिमम अमाउंट, solubility मतलब क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं डालूं 5 ग्राम ऑफ, अगर मैं डालूं 5 ग्राम किसके अंदर, 5 ml ऑफ नहीं 100 ml ऑफ वाटर, अगर मैं डालूं 5 ग्राम इन 100 ml ऑफ वाटर, बहुत सारा कम हो जाए, बहुत कम हो जाएगा ना। तो हम लोग ले लेते हैं 1 टीस्पून, 1 टीस्पून डाला है मैंने, किस में डाला है, इन 100 ml ऑफ वाटर। इफ़ आई पुट 1 टीस्पून इन 100 ml ऑफ वाटर, तो क्या होगा, जितना अमाउंट वो डिज़ोल्व करेगा, अगर 1 टीस्पून पूरा का पूरा डिज़ोल्व हो गया तो वो होगा उसका सॉल्युबिलिटी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक फिक्स्ड अमाउंट लिया है, किसका फिक्स्ड अमाउंट लिया है, दोनों का, बोथ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अगर मैंने सॉल्यूट का अमाउंट लिया है 100 ml, 100 ml और 1 टीस्पून डाला है, 1 टीस्पून डाला है उसमें मिक्स करने को, तो ये अगर 1 टीस्पून सारा का सारा डिज़ोल्व हो गया तो वो है उसका सॉल्युबिलिटी, मतलब कि 100 ml वाटर में 1 टीस्पून कम्प्लीटली सॉल्युबल है। डज द टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट। अगर मैं ऐसे ही टीस्पून ऐड करते जाऊँ तो मुझे यहाँ पर 6 टीस्पून तक वो ऐड करेगा, तो 6 टीस्पून को वो ऐड नहीं कर पाएगा। तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ कि 100 ml वाटर में मैं टोटल 5 टीस्पून डाल सकती हूँ, तो 5 टीस्पून होगा इस 100 ml का सॉल्युबिलिटी। तो क्या मैं 6 टीस्पून डालकर भी उसका सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, अभी देखते हैं। Does temperature affect the solubility of a solute? क्या टेम्परेचर कुछ अफेक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी के लिए, सॉल्युबिलिटी के ऊपर। लेट अस फाइंड आउट, चलो फाइंड। हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट। एक्टिविटी है यहाँ पर, एक्टिविटी 9.2, लेट अस एक्सपेरिमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। सो इट्स एन एक्टिविटी। टेक अबाउट 500 ml ऑफ वाटर इन अ ग्लास बीकर, कितने ml लेना है, सॉरी 500 नहीं है, 50 ml है। टेक अ 50 ml ऑफ वाटर इन अ ग्लास बीकर, एक ग्लास बीकर में 50 ml ऑफ वाटर लेना है। मेजर इट्स टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर मेजर करना है, किससे, लैबोरेटरी थर्मोमीटर। तो लेट्स से फर्स्ट वाला जो टेम्परेचर मेजर किया वो है 20 डिग्री सेल्सियस।
देन ऐड ए स्पून फुल ऑफ बेकिंग सोडा, एक स्पून फुल डालना है। क्या डालना है? बेकिंग सोडा। इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 2 वाटर, इसको पानी में डालना है। एंड स्टिर अनटिल इट डिजॉल्व, उसको मिक्स करना है, स्टिर करना है अच्छे से ताकि वो डिजॉल्व हो जाए। कंटिन्यू ऐड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा व्हाइल स्टिरिंग, उसको स्टिर करते हुए कंटिन्यूअसली ऐड, थोड़ा थोड़ा बेकिंग सोडा ऐड करते जाइए जब तक कि वो सॉलिड बेकिंग सोडा अनडिजॉल्व ना रहे एट द बॉटम। जैसे कि थोड़ा ऐड करते जाओ तब तक कि जब तक वो डिजॉल्व ना हो। बी केयरफुल बाय यूजिंग द हीटिंग डिवाइस, अगर हीटिंग डिवाइस यूज करते हुए ध्यान से। नेक्स्ट, नाउ हीट द कंटेंट टू 50 डिग्री सेल्सियस। अब वो हीट करो उसको 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो मिक्सचर है हमारा, जो सोल्यूशन है बेकिंग सोडा और वाटर का, उसको 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट करो और उसको स्टिर करते जाओ, हिलाते जाओ, मिक्स करते जाओ। What happened to the undissolved बेकिंग सोडा? क्या होगा जो अनडिजॉल्व बेकिंग सोडा रहेगा? वो आप लोग देखोगे कि वो भी डिजॉल्व हो जाएगा। यू विल ऑब्जर्व दैट इट हैज ऑल्सो डिजॉल्व। कंटिन्यू एडिंग मोर बेकिंग सोडा, आप कंटिन्यू करो बेकिंग सोडा ऐड करना। while stirring at this temperature until some solid baking soda remained undissolved, जैसे पहले किया था, ऐड करते जाओ थोड़ा करके बेकिंग सोडा जब तक कि वो अनडिजॉल्व रहे, मतलब वो डिजॉल्व ना हो पानी में, तब तक उसको ऐड करते जाओ। अगेन हीट द कंटेंट फर्दर टू 70 डिग्री सेल्सियस while continuing to stir. What do you observe? फिर क्या करो, उसको हीट करते जाओ, कब तक? 70 डिग्री सेल्सियस तक, और उसको मिक्स करते जाओ, स्टिर करते जाओ। What do you observe? The undissolved बेकिंग सोडा डिजॉल्व, फिर से क्या हो जाएगा, जो अनडिजॉल्व बेकिंग सोडा है वो भी डिजॉल्व हो जाएगा। What do you infer from this experiment? आप लोग क्या इन्फर करेंगे इस एक्सपेरिमेंट से? Water at 70 डिग्री सेल्सियस डिजॉल्व मोर बेकिंग सोडा। आप लोग क्या बोल सकते हैं कि 70 डिग्री सेल्सियस में बेकिंग सोडा डिजॉल्व ज़्यादा करेगा, यानी कि मोर बेकिंग सोडा इज डिजॉल्व देन वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस पे जितना अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा डिजॉल्व होगा, उससे ज़्यादा बेकिंग सोडा कब डिजॉल्व होगा? 70 डिग्री सेल्सियस पर। द अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा डिजॉल्व इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज इवन लेसर। मतलब अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि मैंने डाला 1 टीस्पून, कब? 20 डिग्री सेल्सियस पर, और उसको स्टिर किया और उसको मिक्स किया, तो वो डिजॉल्व हो गया। लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस से पे मैंने क्या किया, बेकिंग सोडा का अमाउंट ज़्यादा कर दिया, और उस टाइम पर टेम्परेचर भी क्या किया, मैंने बढ़ा दिया। तो जितना मैंने बेकिंग सोडा डाला था वो बेकिंग सोडा क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया। देन 70 डिग्री सेल्सियस पर मैंने एक और टीस्पून डाला, तो क्या हो गया, यहाँ पर अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इंक्रीज होता गया और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता गया। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, बेकिंग सोडा क्या हो गया, डिजॉल्व होता गया। It has been found that for most of the substances the solubility increases with an increase in temperature. तो ये हम लोग पता कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जितने भी सब्सटेंसेस है, लाइक मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस क्या है, उनका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी उनका इंक्रीज कब कब होगा, जब उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। वी कैन ऑल्सो से दैट a saturated solution at a particular temperature behaves as an unsaturated solution if the temperature is increased. तो जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा दें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है वो कैसे बिहेव करेगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की तरह। जब हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ा दें और पार्टिकल क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। ओके
Now let us see about one scientist. Before that, our scientific heritage. Water has primarily been used as a solvent for the preparation of medical formulations in Ayurveda, Siddha, and other traditional systems of medicine in India. So, वाटर क्या है, पहले से प्राइमरीली यानी कि पहले से बेसिकली प्राइमरीली मतलब पहली चीज़ ऐसी थी जो यूज़ करते थे सॉल्वेंट की तरह। मतलब दवा हो गई, पानी में मिक्स करो पी लो, कुछ भी जड़ी बूटी होगी पानी में मिक्स करो और पिला दो। पानी में मिक्स कर सारी चीज़ों को पानी में ही मिक्स किया जाता था, पानी को ही सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता था। प्रिपरेशन ऑफ मेडिकल मतलब मेडिसिनल कुछ भी फॉर्मुलेशंस के लिए यानी कि मेडिसिन हो गए, कुछ भी दवाइयाँ हो गई या फिर कुछ भी आयुर्वेदिक की चीज़ें हो गई, कुछ भी जो भी जड़ी बूटी का पाउडर हो गया, कुछ भी हो गया, सारा कुछ किससे मिलाते थे, पानी में ही मिलाते थे। Additionally, drug formulation have been prepared using hydroalcoholic extracts of the herb. एडिशनल यानी कि बाद में क्या आया, बाद में एक थोड़ा सा एक नई चीज़ आई जो ऐड हुई मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस में, जब आया कि जो हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट्स जो हर्ब्स से निकाले जाते थे, उनमें उन लोगों ने क्या किया, मेडिसिन को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। The Indian systems of medicine have also referred to the use of oil ghee. So Indian system मतलब हमारे मेडिसिन जो बनाते हैं ना इंडिया में, तो उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, ये भी सुनने में आया है कि मतलब आप लोगों ने सुना होगा आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर समवेयर कहीं पे किसी से कि वो आयुर्वेदिक चीज़ें ऑयल में मिलाकर खाते थे, फिर घी के साथ खाया करते थे या फिर दूध के साथ। आजकल भी हम लोगों को आयुर्वेदिक की कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी कि वो लोग बोलते हैं कि बकरी के दूध के साथ पियो ये दवाई गाय के दूध के साथ खाइए, ऐसे वो लोग बोलते हैं। तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे हम लोग किसको यूज़ कर रहे हैं एज ए सॉल्वेंट, क्या ऐड कर रहे हैं एज ए सॉल्वेंट, घी, मिल्क, ऐसी चीज़ें वो ऐड कर रही है एज ए सॉल्वेंट, और अलग दूसरी चीज़ें भी यूज़ होती हैं एज ए सॉल्वेंट। किस लिए, मेडिसिनल फॉर द ड्रग फॉर्मुलेशन के लिए, टू हेल्प अचीव द थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स ऑफ द ड्रग। जो थेरेपी जो दी जा रही है यानी कि जो मेडिकेशन उनको दिया जा रहा है वो उसको प्रॉपर अफेक्ट हो, इसके लिए वो ऐसी चीज़ें यानी कि ये सॉल्वेंट में मिक्स करके वो उन लोगों को खिलाए जाते हैं। नेक्स्ट है साइंटिस्ट के बारे में। शी इज़ वेरी inspiring scientist for all of us. Be a scientist. What inspired Asima Chatterjee to work on medicinal plant? So, Asima Chatterjee is renowned for her work in developing anti-epileptic and anti-malarial drug. So, आसिमा चटर्जी कौन है और वो उनको किसने इंस्पायर किया मेडिसिनल प्लांट के ऊपर वर्क करने के लिए? आसिमा चटर्जी कौन है? आसिमा चटर्जी है एक बहुत वेल नोन पर्सन जिन्होंने किसके ऊपर वर्क किया था, जिन्होंने क्या डेवलप किया था, क्या बनाया था, एंटी एपिलेप्टिक और एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी एपिलेप्टिक मतलब जो मिर्गी बोलते हैं ना, मिर्गी का दौरा पड़ा करके, तो जिसको मिर्गी होती है ना, उस मिर्गी की दवाई इन्होंने बनाई थी। और जो मलेरिया के बारे में तो सबको पता होगा, जो मच्छर फैलाते हैं, हाँ, तो वो मलेरिया के जो है ना दवाई है वो भी इन्होंने बनाने के लिए मतलब यानी कि उन्होंने डेवलप करने में मदद की थी, डेवलप भी किया था। शी यूज सॉल्वेंट्स एंड सोल्यूशन। उन्होंने क्या यूज़ किया था? सॉल्वेंट्स और सोल्यूशन यूज extensively to extract and isolate important components from medicinal plant. उन्होंने सॉल्वेंट्स और सोल्यूशन को ज़्यादा यूज़ किया था, मतलब क्या करने के लिए? एक्सट्रैक्ट करने के लिए। क्या? इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट। अभी हम लोगों को मालूम है कि मेडिसिनल प्लांट में कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, हमें स्पेसिफिकली वही कंपोनेंट्स है, तो उस कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट कैसे करें? उन्होंने वो बताया था कि सॉल्वेंट्स और सोल्यूशन की टेक्निक, यानी कि सॉल्वेंट्स और सोल्यूशन को यूज़ करके हम लोग इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट हमें चाहिए वही कंपोनेंट हम लोग उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
शी अर्नड अ डॉक्टरेट डिग्री, और उन्होंने क्या किया, एक डॉक्टरेट डिग्री भी हासिल किया, बिकमिंग द सेकेंड इंडियन वुमेन टू डू सो आफ्टर जानकी अम्माल। तो पहली कौन थी, जानकी अम्माल। जानकी अम्माल के बारे में आप लोगों ने अपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा। पहली थी जानकी अम्माल जिन्होंने डॉक्टरेट डिग्री हासिल की। उसके बाद थी डॉक्टर की, क्या बोल सकते हैं, डॉक्टर की ऑनर, मतलब डॉक्टर का रुतबा हासिल किया, यानी कि डॉक्टरेट का रुतबा हासिल किया। और उसके बाद किसने हासिल किया, ये था आसिमा चटर्जी। She became the first woman to receive the Shanti Swarup Bhatnagar Award in the field of chemical science, और she was the first woman, ये फर्स्ट वुमेन थी का किस लिए, इन्होंने एक अवार्ड जीता था। उस अवार्ड को जीतने वाली ये पहली वुमेन थी। कौन सा अवार्ड था वो, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। किस फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ केमिकल साइंस, एंड वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद द पद्म भूषण, इनको पद्म भूषण भी मिला था। ओके, सो दिस इज अबाउट आसिमा चटर्जी। इन्होंने क्या किया था, बहुत मिर्गी एंटी एपिलेप्टिक और एंटी मलेरियल ड्रग्स बनाया थी। ओके, और इनको पद्म भूषण और शांति स्वरूप अवार्ड, भटनागर अवार्ड भी मिला था। दैट्स इट फॉर टुडे, वी शैल सी more in our next class.